फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने अगर मैं बात करूं, आज जो हमारी क्लास होगी वो इंग्लिश फंडामेंटल के लिए क्लास होगी। किसके लिए बच्चे? इंग्लिश फंडामेंटल। तो आज जो हमारी क्लास है इंग्लिश फंडामेंटल सेकंड, तो जो हमारी बेसिक की क्लास चल रही थी वो आज उसमें हम सेकंड क्लास लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। अगर हम जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है फंडामेंटल की, बेसिक की, तो वो सबसे पहले उस क्लास को देखे, क्योंकि तब आप रिलेट कर पाओगे कि आखिर हम बात किस लेवल से कर रहे थे, किस एंगल से कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस, जो हमने लास्ट में छोड़ा था। मैंने बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ, सेंटेंस से। तो लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले। जैसे मैंने कहा राम आ क्रिकेट प्ले। आपने कहा सर ये क्या है? सर यहां पर तो कोई सीक्वेंस ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा। राम आ क्रिकेट प्लेज, ये क्या बात हुई? अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये एक सेंटेंस है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर सेंटेंस का डेफिनेशन में पढ़ा था कि अ सेंटेंस इज द वर्ड इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। बिल्कुल सही बात, आप यही तो कहना चाह रहे हो कि कंप्लीट सेंस निकलनी चाहिए। मैंने क्या कह दिया? मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, मतलब उसको कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो बात तो हमारी एक ही है। अब हम करते क्या? ध्यान से सुनो। ये एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसका मीनिंग कैसे निकलता है। तो देखो, अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर अपनी स्ट्रक्चर को लेकर बड़ी रिजिड होती है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। जैसे एक सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है बच्चे, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं। मैं बताता हूं, अगर नहीं बताया था तो मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आप बच्चे रिलेट कर पाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आखिर बन कौन कौन से वर्ड सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट कौन बन सकता है? वो कोई नाउन हो सकता है। नाउन का मतलब कोई नेम हो सकता है। ठीक है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। वो कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन इक्विवेलेंट। वो कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब, अच्छा नाउन इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तो नाउन इक्विवेलेंट वो सारे वर्ड होते हैं जो नाउन की तरह से काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? नाउन की तरह से काम करते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटिव। जो इन्फिनिटिव होता है वो किसकी तरह से काम करता है बच्चे? नाउन की तरह से काम करता है। अगर हम बात करें जीरंड, तो जीरंड भी कैसे काम करता है बच्चे? नाउन की तरह से काम करता है। तो इन्फिनिटिव है, जीरंड है, ये क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। तो हम इसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव आ जाएगा, जीरंड आ जाएगा। बात समझ में आया? तो चाहे तो वो नेम हो, नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, और चाहे वो नाउन इक्विवेलेंट हो, नाउन इक्विवेलेंट हो, यानी कि नाउन की तरह काम करने वाला कोई कुछ हो, तो वो भी क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। आपको अगर मैं बात करूं इन्फिनिटिव, तो आपको पता है कि सर इन्फिनिटिव क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको आप बोल सकते हो टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म। तो जो टू प्लस बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। इसी तरह से अगर हम जीरंड की बात करें, तो अगर हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दें, देखिए बहुत सारे बच्चे बेस फॉर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ जाएंगे अगर हमारी ग्रामर वाली वीडियो देखेंगे टेंस की। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखो जरा जाके, फिर आपको पता चलेगा कि टेंस को आइडेंटिफाई करना कितना आसान था। मैं कहता हूं कि उसमें मैंने इतने बेसिक तरीके से आपको समझाया है कि आखिर हम कैसे पता चला पाए कि कौन सा टेंस कैसे होता है। इतने अच्छी तरह से आपको समझाया, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि बच्चे ये बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है,
तो आप कहोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अरे बच्चे गो नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज भी होती है। क्या होती है? गोज। ये क्या होती है? ये होती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और ये क्या होती है बच्चे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो दो होती है। अब आप कहोगे सर हमने तो एक ही पढ़ी थी। अच्छा, ये दोनों की दोनों बनी कहाँ से हैं? तो ये बनी है बच्चे गो से। किससे बनी है? गो से। तो अगर हम बात करें गो, तो गो हमारी बेस फॉर्म होती है। क्या होती है? बेस फॉर्म। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, मतलब उस वीडियो टेंस वाली वीडियो में बताया है कि जब भी वर्ब बनती है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में बनती है बच्चे। कौन सी फॉर्म में बनती है? प्लूरल फॉर्म में बनती है। तो ये बेस फॉर्म होती है। तो बेस फॉर्म में आईएनजी, गोज में आईएनजी नहीं, किस में आईएनजी बच्चे? गो में आईएनजी। किस में आईएनजी? गो में आईएनजी। बात समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने कहा सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है। वो नाउन नेम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। अब बात आती है सर प्रीडिकेट। देखिए प्रीडिकेट क्या होता है? अभी हम सब्जेक्ट के बारे में देख लिया कौन बन सकता है। अब हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ये आपको समझ में आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चे यहाँ से। देखिए अगर हम बात करें, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए, या चलो इसको तो रहने देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, तो बच्चे सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जाती है, ये पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है। अच्छा, बात किसके बारे में की जा रही है यहाँ पर? क्रिकेट के बारे में, राम के बारे में, या प्ले के बारे में? सर कौन खेलता है? सर राम खेलता है। तो बात किसकी की जा रही है? राम की जा रही है। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब बात आती है सर प्रीडिकेट क्या होता है। तो प्रीडिकेट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। तो बच्चे प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट वो होता है जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में की जाती है, जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में की जाती है। तो जो भी बात हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वो सबका सब क्या होता है? प्रीडिकेट। अच्छा, प्रीडिकेट में देखो, प्रीडिकेट में क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चे। प्रीडिकेट का मेन पार्ट होता है उसकी मेन वर्ब। प्रीडिकेट में एक मेन वर्ब जरूर होती है। क्या होती है? एक मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब, कभी कभी क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब। यानी कि प्रीडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है? उसकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। यानी कि एक प्रीडिकेट में एक मेन वर्ब होनी चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं, कोई भी सेंटेंस की अगर हम बात करें वो बिना मेन वर्ब के नहीं बनता। वो बिना मेन वर्ब के नहीं बनता। उसमें आप एक बात बताओ, जब कोई एक्शन या कोई स्टेटिव वर्ब, मतलब कुछ वर्ब ही ना होगी, तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे सब्जेक्ट को कि आखिर सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में अगर आप कुछ बता रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए बच्चे? एक वर्ब तो होनी चाहिए। और जैसे ही आपके पास वर्ब होगी तो आप उसके बारे में बता पाएंगे। देखिए अब ध्यान से बच्चे, अब देखो यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हमें पता है राम क्या है? एक नाम है। क्या है? नाम। अगर ये नाम है तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और वैसे भी आप देखो कि यहाँ पर सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है? राम की जा रही है। अच्छा, अब बात आती है प्रीडिकेट। उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है बच्चे? मेन वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? क्या कर रहा है वो? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं क्रिया, लेकिन ये क्रिया नहीं होती। वर्ब क्या होता है? वर्ब माने वर्ड होता है। वैसे तो वो मैं समझाऊंगा आपको जब वर्ब की क्लास लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप फिलहाल ये मान के चलो कि जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। वर्ब को हम क्या मान के चल रहे हैं? एक्शन मान के चल रहे हैं। वर्ब को हम क्या मान रहे हैं बच्चे? एक्शन मान रहे हैं। तो अभी हम एक्शन मान के चल रहे हैं। तो एक्शन क्या किया है यहाँ पर? प्ले। क्या किया? प्ले। तो ये रही मेन वर्ब। तो अब आपको सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर मेन वर्ब,
प्लेज, फिर उसके बाद में जो भी बचा कुचा पार्ट है वो कहाँ लगेगा, क्रिकेट। एक बात और समझ लीजिए, ये ए एन और द, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, आर्टिकल, और इनका प्लेस फिक्स होता है। प्लेस कैसे फिक्स होता है कि बच्चे ये हमेशा जो है नाउन के पहले, नाउन के पहले आते हैं। जब भी आएगा नाउन के पहले आएगा। देखो अब ध्यान से, क्रिकेट क्या है, एक नाउन है। अच्छा मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि नाउन के पहले आएगा, आप ये मत सोचिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम ऐसी नाउन बहुत सारी बता देंगे जहाँ नहीं आएंगे। भैया हाँ होती है, बात समझ में आई, होती है, मैं उसको बात नहीं कर रहा। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जब भी जितनी भी जितना जहाँ पर भी आएगा, लेकिन आएगा किसके पहले, नाउन के पहले ही आएगा। तो क्रिकेट है तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट आ क्रिकेट, क्या लगाना पड़ेगा, आ क्रिकेट। तो ध्यान से देखिए, अब इसका एक मीनिंग निकल गया कि राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है बच्चे, क्रिकेट खेलता है। बात समझ में आया। तो अब इसका एक मीनिंगफुल ग्रुप है। मीनिंगफुल कैसे कि हमने इसको सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको सेट किया है। कैसे किया है कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रही मेन वर्ब, और ये रहा अदर पार्ट। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या रहा बच्चे, प्रीडिकेट। क्या रहा, प्रीडिकेट रहा। बात समझ में आई, क्लियर है सब बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो हमने देख लिया कि भाई जो हम सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो क्या होता है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उस मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे लगाएंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अब बात आती है, आप सब लोग एक दिमाग में आपके एक बात घुसी हुई है, पता नहीं किसने वो गलत बात आपके दिमाग में डाल दी। आप हमेशा ये कहते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है सर, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर होता है। बच्चे सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे इस बात को प्रूव करते हैं, डूअर कब होता है और डूअर कब नहीं होता, इस बारे में बात करते हैं। मैंने कहा जैसे अभी वो हमने सेंटेंस लिया था, मैं उसी सेंटेंस को दोबारा लिख लेता हूं बच्चे। देखिए मैंने कहा राम प्लेज, एक मिनट बच्चे, उसमें हमने ए क्रिकेट नहीं बच्चे, उसको एक मिनट, जो बच्चे हमने पिछली बार जो सेंटेंस लिया था आ क्रिकेट, उस आ क्रिकेट में से गलती हो गई, वो ध्यान नहीं दिया। आ क्रिकेट मैच है ना, आ क्रिकेट मैच, वो पूरा मैच नहीं लिख पाया मैं। तो उसमें से आप ऐसे करना, उस मैच ना करके उसको ए हटा लेना। ठीक है, क्या कर देना, ए रिमूव कर देना। तो आप ऐसा लिख लेना प्लेज क्रिकेट, तो उसमें से ए हटा लेना। वो क्रिकेट मैच लिखना चाह रहा था मैं, प्लेज अ मैच। ठीक है, तो वो गलत हो गया उसमें। ठीक है, तो उसको ऐसे कर लेना कि उसमें ए हटा लेना, इसका मतलब राम प्लेज क्रिकेट, बस इतना कर लेना। ठीक है, वो गलत हो गया बच्चे, सॉरी उसके लिए। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा राम प्लेज क्रिकेट, और एक मैंने कहा राम इज अ गुड प्लेयर। राम इज अ गुड प्लेयर। देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने कहा राम प्लेज क्रिकेट और राम इज अ गुड प्लेयर। अच्छा, राम इज अ गुड प्लेयर। अब ध्यान से समझना बच्चे, यहां पर जो राम है सब्जेक्ट है, यहां पर भी राम क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो वर्ब है इज है, क्या है, इज है, और इज होती है एक लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर जो प्लेज है वो एक वर्ब है जो है एक्शन। क्या है बच्चे, एक्शन। बात समझ में आई। और यहाँ पर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, जो क्या बताती है, स्टेट बताती है। क्या बताती है बच्चे, स्टेट बताती है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने कहा कि डूअर कब होगा, डूअर तब होगा जब वर्ब क्या होगी बच्चे, एक्शन होगी। क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। और वो डूअर कब नहीं होगा, जब वर्ब क्या होगी, स्टेट बता रही होगी। किसको बता रही होगी, स्टेट बता रही होगी। अब आप खुद ही बताओ, जो वर्ब स्टेट बताएगी तो डूअर नहीं होगा। अगर वो वर्ब एक्शन है, मतलब एक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट डूअर होगा। तो ये तो अलग अलग बात हो गई। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो डूअर होगा भी और डूअर नहीं भी होगा। आपको समझ में आया डूअर कैसे होगा, तो वर्ब अगर एक्शन है तो डूअर होगा, और अगर वर्ब स्टेट बता रही है तो डूअर नहीं होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि सब्जेक्ट डूअर होता है, बच्चे नहीं, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। बच्चे समझ में आया।
तो आपको समझ में आ गया कि वर्ब मतलब कब सब्जेक्ट डूअर होगा, कब सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे। अब जो हम बात करते हैं आगे, बात आती है कि सेंटेंसेस के टाइप्स, सेंटेंसेस कितने होते हैं, बात करते हैं इस बारे में। मैंने कहा बच्चे कि सेंटेंसेस कितने होते हैं। अब जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा सेंटेंसेस कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में पता क्या है, आप एकदम से बोलने लगोगे सर 5 होते हैं। गलती आपकी नहीं है, आपने पढ़े ही 5 हैं। कैसे पढ़े हैं 5? सर पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। आपने जब भी पढ़ा यही पढ़ा, जिसने भी आपको पढ़ाया यही पढ़ाया। मैं कहता हूं बच्चे नहीं, अब देखो यहां पर भी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ में कि हमने क्या मान लिया कि सेंटेंसेस 5 होते हैं। बच्चे सेंटेंसेस 5 नहीं होते। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 होते हैं। अरे भैया 8 भी नहीं होते। सेंटेंसेस कितने होते हैं बच्चे? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सर सेंटेंसेस होते हैं 3, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर आप तो ये कह रहे हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमने तो ये भी पढ़ा था कि असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव ये भी होते हैं। तो मैं आपकी बात को बताता हूं बच्चे। अगर हम इस सिंपल सेंटेंसेस की टाइप को देखें तो इसकी 5 टाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? असर्टिव, दूसरी इंटेरोगेटिव, तीसरी इंपेरेटिव, चौथी एक्सक्लेमेटरी, पांचवी ऑप्टेटिव। तो कुल मिला के इस सिंपल सेंटेंस की टाइप कितनी होती है बच्चे? 5 होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस की कितने टाइप होती हैं? 5 टाइप होती हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है। अब जो आप 5 बताते थे ना, रियल में आप 5 किनको बता रहे थे? तो आप 5 सिंपल सेंटेंसेस की टाइप को बता रहे थे। किसको बता रहे थे बच्चे? सिंपल सेंटेंसेस की टाइप को बता रहे थे। बात समझ में आया? गलती अब क्यों करते रहे? क्योंकि आपको आज तक जब भी पढ़ाया गया तो सेंटेंस के 5 ही टाइप बताए गए। नहीं बच्चे, वो सेंटेंस के टाइप तो 3 ही हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। लेकिन बात आती है सर 5 टाइप कैसे बन जाती हैं? तो 5 टाइप सिंपल की बनती हैं बच्चे। सिंपल सेंटेंसेस क्यों बनती हैं उसकी भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे सिंपल सेंटेंसेस। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चे, बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं? ध्यान से देखो बच्चे। दरअसल होता क्या है, अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की, तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। ध्यान से समझना बच्चे, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। कहने का मतलब हर वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होगा वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। कैसे होता है सर? तो इसको मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा राम goes to मेरठ। इसमें कितना सेंटेंस है, मतलब कितना सब्जेक्ट है बच्चे? इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और इसमें एक ही प्रीडिकेट है। क्या है? एक ही प्रीडिकेट। प्रीडिकेट को आप समझ ही गए, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो सारा का सारा क्या होता है बच्चे? प्रीडिकेट होता है। ठीक है, तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट है।
एक ही सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट है। तो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से बच्चे। मैंने कहा अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसकी 5 टाइप होती हैं। कितनी टाइप होती हैं बच्चे? 5 टाइप। तो सबसे पहली टाइप की अगर हम बात करें तो असर्टिव। क्या बच्चे? असर्टिव, या इसी को हम बोल देते हैं डिक्लेरेटिव। क्या बोल देते हैं? डिक्लेरेटिव। या कहीं कहीं पर आपने इसी को पढ़ा होगा स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो असर्टिव क्या होते हैं? असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं या स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन, कोई भी जो बात बताई जा रही है कथन एक तरह से, है ना, वो क्या होता है? असर्टिव होता है। अगर हम बात करें इसकी असर्टिव की टाइप्स में, तो असर्टिव की जो अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगी, तो अब बहुत सारे बच्चे देखो दिमाग उनका हिल गया होगा कि सर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। भैया वही स्ट्रक्चर होगी जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की होती है। सब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होगा इसमें भी, असर्टिव में भी। अब बात करते हैं, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो बच्चे एक होता है अफर्मेटिव और सेकंड टाइप होती है नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखो अफर्मेटिव मतलब जो अफर्म करता है, किसी भी चीज को मान लेता है। जैसे मैंने कहा राम गोज टू मेरठ, ये अफर्म कर रहा है, अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव बनता किससे है, इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर नेगेटिव कैसे बन जाता है। तो जिस भी सेंटेंस में नॉट या नॉट इक्वलेंट आ जाए, नॉट इक्वलेंट। अब आप अब कहोगे सर ये क्या है? तो बच्चे जैसे मैंने नाउन और नाउन इक्वलेंट बताया था, तो इसी तरह से नॉट और नॉट इक्वलेंट मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे, लिटिल है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नेगेटिव वर्ड है। क्या है बच्चे? नेगेटिव वर्ड है। तो अगर उनमें नेगेटिव वर्ड आ जाए कोई भी, यानी कि वो भी क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। या तो नोट हो या नॉट इक्विवेलेंट हो, तो उससे क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले टाइप क्या है? असर्टिव। असर्टिव हमें समझ में आया कि उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे बनता है? तो नोट लगा के। अच्छा, अगर नोट लगाएंगे तो मैंने आपको नोट में, देखिए जो हमारी टेंस वाली वीडियो उसमें मैंने बताया भी है कि जो नोट की पोजीशन होती है बच्चे वो फिक्स होती है। कैसे? वो हमेशा मेन वर्ब के पहले और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। लेकिन ये मैंने कहा मैंडेटरी नहीं है, मतलब 99% ऐसे ही आता है, 99% ऐसे आता है। लेकिन 1% में ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। आपने नाम सुना होगा इन्वर्जन, मैं जब पढ़ाऊंगा ग्रामर तो मैं वहाँ पर आपको इन्वर्जन बताऊंगा। तो इन्वर्जन में क्या होता है? जब हम इन्वर्जन बताते हैं तो इन्वर्जन में नॉट पहले आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे? नॉट पहले आ जाता है। तो ऐसा भी मान के मत चलना 100% ही नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है, नहीं, वो 99% आता है। 1% में इन्वर्जन आता है। तो इन्वर्जन में ये नॉट अलग आ जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, ध्यान से सुनो, मैं 2 सेंटेंस लेता हूँ। मैंने कहा राम, देखिए मैंने आपने अगर इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब बताई होगी डू डज। तो राम है सिंगुलर, तो आप क्या करोगे? डज, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा बच्चे? नॉट आएगा, डज नॉट। अब जो मेन वर्ब क्या बनी है बच्चे? गो। तो मैंने आपको इतना भी बताया होगा कि अगर हम पहले डू में ईएस लगा चुके हैं, डज बना चुके उसको, तो फिर गो में वर्ब मतलब ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही क्या करा? हेल्पिंग वर्ब में ही डज कर दिया। तो अगर हमने उसमें ही डज कर दिया तो गो डायरेक्ट ऐसे ही लगा दो, गो टू मेरठ। और मैंने आपको इतना भी बताया होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स हो तो जितनी भी इंडेफिनिट की डू डज या डिड, है ना, ये दोनों की तीनों क्या होती हैं? इंडेफिनिट की
हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है। क्या बात आती है बच्चे? बेस फॉर्म। तो देखो यहाँ पर ये क्या है सर? ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आया? नॉट। और ये बाद में क्या है? मेन वर्ब। तो आप खुद से देख लो कि नॉट क्या आया है? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा क्यों नहीं होता? देखो मैं वो बता देता हूँ। मैंने आपको क्यों 99% कहा? क्योंकि इन्वर्जन का केस देखो अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इन्वर्जन में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको अच्छे से इन्वर्जन समझाऊंगा कि आखिर इन्वर्जन कैसे बन जाता है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिया, ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने कहा नॉट अ सिंगल वर्ड डिड ही स्पीक। डिड ही स्पीक। देखो अब ध्यान से, नॉट अ सिंगल वर्ड डिड ही स्पीक। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो नॉट है ना वो पहले आ गया। ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये रही मेन वर्ब। इसके बीच में कौन आ गया? ही आ गया। और नॉट कहाँ आ गया? पहले आ गया। तो ऐसा नहीं है कि नॉट हमेशा ही जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। वो 99% तो आएगा ही आएगा। लेकिन 1% का जब हम इन्वर्जन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? ये इन्वर्जन होता है। तो जब हम इन्वर्जन बनाते हैं तो उस वक्त नॉट पहले आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है बच्चे? नॉट पहले आ जाता है। बात समझ में आया? समझाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इस बात का। ठीक है, आप इसको सेकेंडरी रखिए। ध्यान से सुनिए बच्चे, बात करते हैं असर्टिव। ठीक है, असर्टिव हमारा हो गया। तो असर्टिव में हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनो आगे। मैंने कहा सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड बात आती है बच्चे इंटरोगेटिव। किसकी? इंटरोगेटिव की। वैसे अगर हम बात करें बच्चे इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव का पता हमें कैसे चलता है सर? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क से। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन मार्क से ही पता चल जाता है। हाँ बच्चे, पेपर में बहुत सारी गलतियां भी यहाँ से आती हैं। जब आप एसएससी या बैंक का आप एग्जाम दे रहे होते हो तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियां यहाँ से पूछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, कहीं पर हु लगा देगा लेकिन उसके बाद में फुल स्टॉप होगा। आप उसको क्या सोच रहे हो कि सर हु लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंटरोगेटिव। नहीं बच्चे, वो इंटरोगेटिव नहीं होता। वो फिर कुछ वो कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो, लेकिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन वो क्या इंटरोगेटिव नहीं होता। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, वो मैं आपको धीरे धीरे जब स्टेप वाइज देखो, मैंने कहा था आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो बेसिक पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन मार्क से अगर हम बात करें तो दुनिया में 3 ही कंडीशन ऐसी हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिसको हम बोल देते हैं यस और नो टाइप। क्या बोल देते हैं? यस और नो टाइप। एक हम बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड। और एक हमारे लिए क्वेश्चन टैग होता है। क्या बताते हैं? क्वेश्चन टैग। तो ये तीनों जो है, ये टैग क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग। तो ये तीनों ही जो हैं, अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। यस नो टाइप, ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सप्लेन, नॉन, या आप इसको ये क्या सकते हो? नॉन एक्सप्लेनेबल। नॉन एक्सप्लेनेबल। और ये क्या होता है? एक्सप्लेनेबल। ऐसी बता रहा हूं मैं, ये तो होता है एक्सप्लेनेबल और ये नॉन एक्सप्लेनेबल। इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बात समझ में आया? ध्यान से सुनो। और यहां पर क्या होता है? ये 99% श्योर टाइप क्वेश्चन होते हैं, श्योरिटी टाइप। देखो अब बच्चे, यस और नो में अगर हम बात करें तो यस और नो टाइप में क्या होता है? इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाती है और प्लस में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। क्या होता है? अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क को ना भूल जाना। बात समझ में आई? तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अगर हम बात करें बच्चे क्वेश्चन वर्ड की, तो इसमें क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद में अदर वर्ड्स, उसके बाद में अदर वर्ड्स। और हाँ, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है क्वेश्चन वर्ड की? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें बच्चे क्वेश्चन टैग की, तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है? पहले एक स्टेटमेंट आता है, फिर उसका टैग आता है, टैग मतलब क्वेश्चन, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एक स्टेटमेंट, फिर टैग, फिर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आया? तो ये तीन क्या होते हैं? इंटरोगेटिव। वैसे दो ही होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव का पता चलता है किससे? क्वेश्चन मार्क से। तो क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव का मतलब ही क्या है? इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन। किस बात से मतलब है? क्वेश्चन से। अब वो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। देखो मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। इंटरोगेटिव का मतलब होता है बच्चे क्वेश्चन से। अब आप क्वेश्चन कैसे पूछते हो? मैंने कहा क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? आप बोलोगे यस और नो। खाया होगा हाँ, नहीं खाया होगा ना। मैंने पूछा आपने खाना क्यों खाया? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं करा रहा, मैं केवल आपसे एक रीजन मांग रहा हूँ कि आपने यस और नो, मतलब एक रिप्लाई मांग रहा हूँ, शॉर्ट रिप्लाई कि आपने खाया कि नहीं खाया। आपने बोला खा लिया, सीधी बात खत्म हो गई। आपने बोला नहीं खा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन वर्ड वाले की, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? यहाँ पर एक रीजन मांगा जाता है, तो एक रीजनेबल होता है। रीजन कैसे? जैसे मैंने कहा आपने खाना खाया, तो आपने खाना क्यों खाया? आपने खाना क्यों खाया? अब आप बताओ। तो जब आप बताओगे कि सर हमने खाना क्यों खाया, तो उसका मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ? एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ। तो जब भी मैं एक्सप्लेनेशन आपसे मांगूंगा, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसा रिप्लाई मेरे को दें जो क्या हो, मतलब उसका रीजन बताएं। अब बात आती है क्वेश्चन टैग की। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन टैग 99% श्योरिटी टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लिया जाए कभी हम मूवी देखने गए अपने पापा के साथ, मतलब पापा से चुरा के पैसे, है ना, फीस के लिए पापा ने पैसे दिए। हमने सोचा चलो मूवी चलते हैं, सीधे मूवी पहुंच गए। जैसे मेरठ में तो फेमस सोफ्रिक्स मॉल है, सोफ्रिक्स मॉल पहुंच गए। जैसे ही सोफ्रिक्स मॉल के सामने खड़े थे, वहाँ से पापा की बाइक गुजर रही है। पापा ने हमें देख लिया खड़े हुए, अरे वाह सोफ्रिक्स पे खड़ा है बच्चा, लड़कों के साथ में कुछ लड़कियाँ फ्रेंड्स भी हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बहुत बढ़िया मूवी देख रहे हैं, टिकट ले रहे हैं हाथ में। अब पापा को तो कन्फर्म हो गया ना कि तुम ही हो। अब पापा घर गए, जैसे आप घर गए तो पापा ने पूछा हाँ भाई सोफ्रिक्स मॉल पे था ना। अब आप देखो क्या करोगे? आप सारे हथकंडे अपनाओगे, मना करोगे, सर नहीं मैं नहीं था पापा, मैं नहीं था, बाकी कसम खाओगे। कसम नहीं बच्चे, उनका क्वेश्चन देखो कितना सात्विक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा आपको ये बोला है कि आप सोफ्रिक्स पर थे ना, तो आपका उन्हें 100%, उन्हें 99% श्योर है, बस 1% में वो आपकी हाँ या ना पूछना चाहते हैं कि तुम सोफ्रिक्स पे थे ना। तो अब अगर तुमने मना किया ना भाई, बहुत कुटने वाले हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से कन्फर्म है कि तुम ही थे। बात समझ में आई ना? तो वो कन्फर्म होता है, लेकिन बस सामने वाले का क्या, एक तरह से ये कि सामने वाले से क्या लिया जाता है? एक रिप्लाई लिया जाता है, उससे कन्फर्म किया जाता है, कन्फर्मेशन लिया जाता है। तो उन्हें खुद से पता था, लेकिन आपसे कन्फर्मेशन मांग रहे थे। बात समझ में आई? तो वो क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग भी हम कराएंगे, मतलब क्लास में लेंगे, ग्रामर वाली क्लास में। तो देखिए बच्चे, आज के लिए इंटरोगेटिव तक ही रखते हैं। बाकी जिस बच्चे ने आज से जुड़ा है वो पहले वाली फंडामेंटल की वीडियो देख ले, और तब इस वाली वीडियो को देखे तो और अच्छे से समझ में आएगी। और हमारी जो टेंस की 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, टेंस नंबर 1 और टेंस नंबर 2, उसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस बताया हुआ है, उसको अच्छे से देखें, वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जुड़े रहिए करियर विद उत्कर्ष के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।